हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे हूं 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं आज का करंट पल्स रेडियो। गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। ये सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नीतीश कुमार हथियार डाल चुके हैं या नए हथियार की तलाश में हैं। बिहार में बीजेपी और आरजेडी चाहते भी हैं कि लड़ाई दो तरफा हो। ऐसे में आरजेडी और बीजेपी दोनों नीतीश कुमार के कमजोर होने को अपने हक में देखते हैं। शुरुआत करता हूं इस खबर से आज आप लोगों के साथ। पिछले करीब 20 सालों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार नाभिक की तरह रहे हैं। खुद को समाजवादी विचारधारा से जुड़ा बताने वाले नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के उभार से पहले तक एक हद तक अपनी वैचारिक लाइन स्पष्ट रखते थे। वो एनडीए में रहकर भी जो लाइन लेते थे उसमें बीजेपी की नाराजगी की फिक्र नहीं करते थे। लेकिन 2013 के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। 2013 के बाद से नीतीश कुमार किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए हर समझौता स्वीकार करते नजर आते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के लिए अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कई विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के लिए वो पोजीशन भी बरकरार रखना आसान नहीं होगा कि जो कभी एनडीए तो कभी आरजेडी से हाथ मिला लो और मुख्यमंत्री की कुर्सियां हासिल कर लो जैसी रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बिहार के पूर्णिया जिले के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार ने कहा था और ये जान लीजिए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। लेकिन नीतीश जी अभी आखिरी चुनाव के मूड में लग नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार 72 साल के हो गए हैं। नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा? जब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंपी थी तब कहा जा रहा था कि उन्होंने अपना उत्तराधिकार चुन लिया है। लेकिन आरसीपी सिंह पार्टी से बाहर जा चुके हैं। ललन सिंह से भी जेडीयू की कमान वापस ले ली गई है। कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी और आरजेडी में समा जाएगी क्योंकि जेडीयू में मंडल और कमंडल का खेमा है। बिहार में बीजेपी और आरजेडी चाहते भी हैं कि लड़ाई के दो तरफा हो और ऐसे में आरजेडी और बीजेपी दोनों नीतीश कुमार के कमजोर होने को अपने हक में देखते हैं। नीतीश जी के लिए क्या ये आखिरी मौका? नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास फिलहाल 243 सीटों की बिहार विधानसभा में महज 45 विधायक हैं। कहा जाता है कि नीतीश जी का सबसे बड़ा दर्द इन्हीं आंकड़ों में छुपा है। नीतीश के महागठबंधन से हालिया मोह भंग के पीछे एक बड़ी वजह यही रही कि वो विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराना चाहते थे। इससे नीतीश कुमार जी को विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल सकता था, लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब बीजेपी के साथ भी नीतीश के सामने कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार जी के लिए भविष्य में क्या रास्ता बचा है? क्या नीतीश जी के सियासी सफर में करो या मरो के हालात हैं? पटना के एएन सिंघा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर कहते हैं, राजनीति में हर मौका अंतिम मौका होता है। ये सरकारी नौकरी की तरह नहीं है कि 30 साल तक नौकरी में रहेंगे। चुनावों में हर बार आपके पास केवल 5 साल का समय होता है। डीएम दिवाकर का मानना है कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल कर नीतीश को कमजोर किया था और इस बार भी वो नीतीश को कमजोर करेगी। इसकी भी संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बड़े सहयोगी यानी अपना मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के महज 42 सीटों पर जीत मिली थी। नीतीश कुमार और जेडीयू के कई नेताओं ने बाद में बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे और कि चिराग मॉडल की वजह से जेडीयू के कई उम्मीदवारों की हार हुई थी। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जहां से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि उस वक्त एलजेपी और जेडीयू दोनों ही एनडीए में शामिल थी। नीतीश के सामने रास्ता। नीतीश कुमार जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार विधानसभा में अपनी दल की स्थिति को मजबूत करना है ताकि उनका राजनीतिक महत्व बरकरार रह सके। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार के लिए इतना आसान होगा? वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी कहते हैं कि नीतीश अब राजनीति में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनकी लोकप्रियता भी बुरी तरह गिरी है। उनके वोट में भारी कमी आ चुकी है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि अब जेडीयू के पास 7 से 8% से ज़्यादा वोट भी नहीं है। कन्हैया बेलारी के मुताबिक ये नीतीश कुमार जी के लिए अंतिम मौका है। वो राजनीति से विदाई के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक रास्ता तलाश कर रहे हैं। माना जाता है कि नीतीश कुमार अपने इसी रास्ते की तलाश में ही विपक्षी एकता की कोशिश में लगे हुए थे। विपक्षी नेताओं की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में ही हुई थी। भले ही नीतीश कुमार किसी पद की लालसा से इनकार कर रहे थे, फिर भी माना जाता है कि नीतीश कुमार के मन में विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक बनने की इच्छा रही होगी।
कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के भविष्य के लिए लालू और आरजेडी की भी यही इच्छा थी कि नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएं। नीतीश कुमार और बीजेपी का संबंध। डीएम दिवाकर कहते हैं कि नीतीश अगर विपक्षी गठबंधन में होते तो उनके लिए भविष्य का रास्ता थोड़ा आसान और सम्मानजनक होता, लेकिन कांग्रेस को भरोसा नहीं था, इसलिए उनको संयोजक नहीं बनाया। और हालांकि अब भी नीतीश कुमार बिहार की बेहतरी की बात करके कभी भी पाला बदल सकते हैं। माना जाता है कि इसी संभावना को देखकर आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश के लिए हमारे दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी नीतीश को लेकर ज़्यादा तल्ख बयान नहीं दिए हैं। अब बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद भी नीतीश के लिए हालात आसान नहीं दिखते हैं। बीजेपी ने बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने का अपना मकसद जाहिर कर दिया है। बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इन दोनों नेताओं को नीतीश के धुर विरोधी नेता के तौर पर देखा जाता है। इससे एनडीए में वापसी के बाद नीतीश के लिए मुश्किल रास्ते की शुरुआत मानी जाती है। डीएम दिवाकर कहते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इसलिए हो सकता है कि राज्यसभा में चले जाएं। राजनीति में हर कोई अपने बारे में सोचता है, कोई भी अपने दल या दल के बाकी नेताओं के बारे में नहीं सोचता है। नीतीश कुमार के लिए अनुमान लगाना मुश्किल। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद का मानना है कि जनता दल यूनाइटेड अब अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। एक बात पर बीजेपी और आरजेडी दोनों एकमत है कि जेडीयू के दिन कम हैं। सम्राट चौधरी ने भी अपने भाषण में कहा था कि हम अपने सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुरूर अहमद के मुताबिक बीजेपी का इशारा यही है कि नीतीश अब जाने वाले हैं और यही आरजेडी समझती है। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह जेडीयू में दूसरे नंबर के नेता का अभाव है। जेडीयू में नीतीश के सामने उनकी पार्टी में किसी एक नेता को दूसरे नंबर के नेता के तौर पर पहचान नहीं मिल पाई है। इनमें सबसे ताज़ा मामला जेडीयू के अध्यक्ष पद पर रहे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का है। ललन सिंह को लंबे समय से नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेता के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब जेडीयू में उनकी स्थिति कमज़ोर मानी जाती है। बीजेपी तो ये आरोप भी लगा चुकी है कि ललन सिंह को लालू प्रसाद यादव के करीब होने की वजह से पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा नौकरशाही से राजनीति में आए आरसीपी सिंह और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी जेडीयू में बड़ा कर दिया गया है, लेकिन इनमें से कोई भी अब नीतीश के साथ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का भविष्य। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के बड़े प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। जीतन राम मांझी उस वक्त जनता दल यूनाइटेड में ही थे, लेकिन नीतीश कुमार ने करीब 6 महीने बाद ही जीतन राम मांझी को हटा दिया और फिर से खुद मुख्यमंत्री बन गए। मांझी को जेडीयू में एकमात्र ऐसे चेहरे के तौर पर देखा जा सकता था कि जो बिहार के सीएम तक बनाए गए, लेकिन अब वो जेडीयू को छोड़ चुके हैं। डीएम दिवाकर का मानना है कि कैडर पर आधारित वाम दलों को छोड़कर बाकी हर दल के नेता अपने बारे में सोचते हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती या कई अन्य नेता। इसमें केवल लालू यादव एक मायने में अलग है कि वो बीजेपी के सामने झुके नहीं, भले ही उन्हें जेल जाना पड़ा। यही हाल के समय में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर भी उभरे हैं जो बीजेपी और आरजेडी यानी 2 विपरीत विचारधारा वाले दलों के साथ बहुत आसानी से तालमेल बिठा लेते हैं। यही नीतीश की ताकत भी मानी जाती है और यही उनके दल की कमजोरी भी बन सकती है। बीजेपी के पुराने साझेदार रहे नीतीश कुमार साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हो गए थे, जब उनका वक्त बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दल की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था। क्या करेंगे जनता दल यूनाइटेड के नेता? साल 2015 में नीतीश ने आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर बिहार में पहली बार महागठबंधन बनाया था। ये बिहार का ऐसा गठबंधन था जिसे चुनाव में हरा पाना किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन नीतीश ने साल 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और एनडीए में आ गए। फिर साल 2022 में एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ गए और अब पिछले ही महीने वो वापस एनडीए में शामिल हो गए हैं। नीतीश की इस अस्थिर नीति का जेडीयू के वोटों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जाती है। माना जाता है कि नीतीश के बीजेपी के साथ आने से बिहार में मुस्लिम और सेक्युलर वोटों का विभाजन नहीं होगा। इससे जेडीयू के कई नेताओं के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। कन्हैया बेहलारी कहते हैं कि हो सकता है कि जेडीयू के आधे नेता आरजेडी और आधे बीजेपी में चले जाएं, जिनसे वो वहाँ अपना बेहतर भविष्य देखेंगे और वो वहाँ चला जाएगा और नीतीश कुमार राज्यसभा में जाकर बैठ जाएंगे। हालांकि नीतीश क्या करेंगे ये कोई नहीं बता सकता। नीतीश जी के महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा भी किया था कि जेडीयू साल 2025 में खत्म हो जाएगी। ऐसे भविष्यवाणी जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी
कर चुके हैं। ये सारी की सारी खबरें थी आप लोगों के पास करंट पल्स रेडियो में। जल्दी मुलाकात होगी आपसे यहीं पर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच।